चलिए बच्चों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्यूचर पॉइंट कोचिंग की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आपके लिए यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, जिससे हम आपको इतना कवर करा देंगे कि आपको जो है यूपी बोर्ड 2022 में जो पेपर आपको मिलेगा ऐसा लगेगा कि हाँ, हम बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस पर हमने जो है आपको अध्ययन करके अब क्वेश्चन को देना जो है जारी कर दिया है। हमने बना लिया है कि अब आपको जो है यूपी बोर्ड में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और 100% आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, ये हमारा गारंटी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपके लिए एक नंबर, जहां से एक नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं और सबसे पहले हमने चयन कर लिया है ये 3 पॉइंट जहां से आपको जो है एक एक नंबर्स जो है मिलते हैं, एक एक नंबर्स के लिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमने पहला जो है पॉइंट रखा है, इसमें 2 टाइप से पूछा जाता है। जैसे पहला पॉइंट हमने लिख रखा है बिंदु प्रतिच्छेदित करता है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए भी प्रतिबंध यही होता है। और ध्यान दीजिए, अद्वितीय हल भी कह सकता है, अगर अद्वितीय हल कह दिया तब पर भी यही कंडीशन होगा, प्रतिबंध आपका यही होगा। यह कब होगा? जब 2 रेखाएं आपको दी जाएंगी। मान लीजिए एक रेखा आपको a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरा रेखा जो है a2x + b2y + c2 = 0 इस तरीके से दे दिया जाए और इसके हिसाब से अब पूछा जाए, क्या पूछा जाए? इससे पूछा जा सकता है कि बताइए प्रतिच्छेदन बिंदु का प्रतिबंध क्या है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु का प्रतिबंध भी यही होगा। यह कहा जाए कि इसका अद्वितीय हल क्या होगा, उसका प्रतिबंध क्या है, उसका संबंध क्या है, तो उसका भी संबंध यही होगा, a1/a2 ≠ b1/b2। ध्यान दीजिए, अब फिर यही रेखा दे करके आपसे कहा जा सकता है कि बताइए ये दोनों रेखाएं कब संपाती होंगी, कब एक समान होंगी। तो ध्यान दीजिए, संपाती होंगी, संपाती होने का प्रतिबंध क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ध्यान दीजिएगा, यही तीनों पॉइंट लिए गए हैं, a1/a2 + b1/b2 + c1/b2 कब कहा जाएगा? संपाती के लिए। और अपरिमित रूप से अनंत हल हो, अगर आपसे कहा जाए कि इस 2 इक्वेशन के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तब पर भी इसका प्रतिबंध क्या होगा? यही प्रतिबंध होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसी तरीके से यहां पर हमने तीसरा पॉइंट लिख रखा है कि जब कहा जाए कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो, ध्यान दीजिएगा, जब कहा जाए कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो तब इनका प्रतिबंध क्या होता है? तो समांतर होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ध्यान दीजिए, और फिर इसी चीज को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि बताइए ये 2 समीकरण है, इसके कोई हल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण का कोई हल न हो तब इसमें क्या प्रतिबंध होगा? तब इसमें प्रतिबंध होगा a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। यहां पर हमने लिख रखा है 3 प्रतिबंध में 6 क्वेश्चन, यहां पर 6 टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहले में 2 बन जाएगा आपका, कह सकता है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, या कहे कि अद्वितीय हल हो, रेखाओं के अद्वितीय हल हो, तब उस समय में इसका कंडीशन बनेगा a1/a2 ≠ b1/b2। ध्यान दीजिए, और जब कहा जाए कि दोनों रेखाएं संपाती हो या इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तब इसका प्रतिबंध क्या होगा? या तो ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है, उत्तर यही रहेगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ध्यान दीजिए, तीसरा कंडीशन से तीसरा प्रतिबंध हमारा है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो यह प्रतिबंध किसके लिए हो सकता है? जब कहा जाए कि वो दोनों रेखाएं समांतर हो अथवा समीकरण का कोई हल ना हो, तब के लिए कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बता रहे हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पर हमने a1/a2 b1 b2 और c1 c2 लिख रखा है, इसके स्थान पे आपको कोई आंकिक मान दे सकता है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारा क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, ये हमारे पूर्णांक हो सकते हैं, नेगेटिव मार्क्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है, कुल मिलाकर के वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां पर अगर हमको ऐसा भी दे करके और पूछ ले, तब पर भी हम इस सूत्र को लगा करके और फिर उसके स्थान पे उसके मान को रख करके यहां पर हल कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है।
चलिए ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले रखा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम दिखाते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा पर बात हो जाए। परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और p व q नॉट इक्वल टू जीरो हो, प्लस ये क्या हो, पूर्णांक हो। ये क्या होने चाहिए, अलग अलग पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और p और q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तथा p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक होने चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को छोड़ करके, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याओं को छोड़ करके जो बचता है वो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, ई आपका लॉगरिथम का बेस ई होता है, यह एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्याओं का योग यहाँ पर पूछा जा रहा है। जब हम इन दोनों का योग कर देते हैं तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लिया 2 हमारा क्या है, 2 हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, या 2/3 ही कर लो, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद हमने अपरिमेय संख्या करड़ी में 2 को ले लिया। जब इसको हमने कर दिया तो ये हमको क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या देगा। क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या देगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग कुल मिलकर के क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन का हमने चयन कर लिया है कि आंकड़ों 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में ये वाला बहुत तेजी से पूछा जाता है। इसमें हमको बहुलक पूछा जा रहा है। तो बहुलक ये प्रश्न है और स्वयं अपना उत्तर बता रहा है। बहुलक जिसका लक बहुत हो, मतलब जो बहुत बार आया हो। तो जो बहुत बार आया हो भैया वो कौन है, जिसका लक बहुत अच्छा होता है वही तो फायदा लेता है। तो इसमें देखिए बहुत बार कौन आ गया है, यहाँ पे 2, 2, 2, 2, ये देखिए कितनी बार आ गया, 1, 2, 3, 4। इसमें और जो भी अंक दिए हैं कोई जो है 4 बार नहीं आया है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। जो जितना अधिक बार आता है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। बहुत बार आना ही बहुलक होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें 2 जो है वो कई बार आ गया है। वैसे तो 3 भी आया है, लेकिन 3 केवल 2 बार आया है। 1 अकेले बार है, 0 आपका अकेला है, 4 अकेला है, 6 अकेला है। तो 2 कई बार आया है, इसलिए पूरे आंकड़े का जो बहुलक होगा वो बहुलक कितना होगा, 2 होगा। आगे बढ़िए, एक हमको क्वेश्चन इस तरीके से जो है दिया गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। इन चारों में से किस प्रकार के, सभी प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो, त्रिभुज समरूप होते हैं और सर्वांग सम होते हैं। तो समरूपता का जो नियम दिया गया है तो वो कहां से कंपेयर किया जाता है, जब 2 त्रिभुजों के तीनों अंतः कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत अंतः कोणों के बराबर हो जाते हैं तो वे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो किसकी तुलना की गई, कोणों की तुलना की गई। तो कोणों में कोण किसके बराबर होते हैं, तीनों कोण किसके बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के? नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कहां बराबर होते हैं, समकोण के? नहीं, समकोण के भी नहीं होते। विषमबाहु, ये तो ऑलरेडी विषमबाहु है। अगला क्या है, समबाहु। तो ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज अगर ये इतना छोटा भी होगा तब पर भी प्रत्येक 60 अंश का कोण बनेगा, और ये इतना बड़ा होगा तब पर भी प्रत्येक कितने होंगे, सब 60 अंश के कोण बनेंगे, सब 60 अंश के कोण बनेंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो समरूप कौन होगा भैया, समबाहु त्रिभुज। समरूप कौन होगा, समबाहु त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। ऐसे ऑप्शन देकर के आपको जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन हमने त्रिकोणमिति से बना लिया है। sin 48 अंश माइनस cos 42 अंश का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, चतुर्थांश आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, चतुर्थांश। यहां पर पढ़ा होगा sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ध्यान दीजिए, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जब हम 48 और 42 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जहां पर दो कोणों का योगफल हमको 90 मिलता रहे, तो ऐसे कंडीशन में ये वाले फार्मूले को जरूर ध्यान में लाइए, और वहां पर कुछ ऐसा करने से हो सकता है आपका लाभ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लाभ होने वाला है। साइन 48 है, साइन 48 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42 माइनस कास 42 रहेगा। देखो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, लेकिन अभी हमारा फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। मतलब साइन के स्थान पे कास लिखा जाएगा, 90 से कोई वैल्यू नहीं, थीटा यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो वो चीज यहाँ पर लागू हो रहा है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे कास। यहाँ पर थीटा का स्थान पे क्या है भैया, 42 है, कास 42 माइनस कास 42। ऐसे जो है आपको जो है बहुत से जो है क्वेश्चन देंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर ऐसे बहुविकल्पी में के लिए पूछा जा सकता है, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया बताइए साइन 49 अंश, साइन 49 अंश बटे कास, कास जो है कास 41 अंश, साइन 49 अंश बटे कास 41 अंश का मान होगा। ऐसा जो है एक नंबर के लिए भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया। तो देखो 49 और 41 का योगफल कितना हो रहा है, 49 और 41 का योगफल कितना हो रहा है भैया, 90 हो रहा है। तो आप किसी एक पर ऑपरेट कर दीजिए, मान लो हम ऊपर वाले पर ही ऑपरेट कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 41, 90 में से 41 घटाएंगे 49 आएगा। देख लो घटा करके, 10 से 1 गए 9 होगा, घटाकर आप आराम से चेक करिएगा, 10 से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 से 4 घटा देंगे तो 4 हो गया। नीचे वाले को मत डिस्टर्ब करिएगा, नीचे वाले को ज्यों का त्यों। फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका, कास थीटा बटे कितना हो गया, कास थीटा हो गया। तो ये कास 41 कट गया, कितना आ गया 1। तो ऐसे क्वेश्चन एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करके रखिए। पहला वीडियो है इसलिए आपको पहले हम एक नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद फिर 2 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, इसी तरीके से बढ़ेंगे। कई पार्ट में आपको ये वीडियो मिलने जा रहा है। अगर आप हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप यूपी बोर्ड 2022 में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, 100% अंक प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, शंकु के छिन्नक का आयतन, यहां पर देखिए ये शंकु आपका जो चैप्टर होता है, बेलन होता है, गोला होता है, शंकु होता है, ये पुराना था और नया इसमें जो है छिन्नक शामिल कर लिया गया है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी नया चीज है। तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लेता है और कहता है कि ये कौन सा ऑप्शन सही है, बहुविकल्पी आपको दे देता है। ऐसे क्वेश्चन देगा तो इसके जो है 4 सूत्र लिख देंगे, चारों में से कोई एक सही होगा। तो हमने आपको पढ़ा रखा है, आपको बेलन पढ़ा रखा है। पिछले वीडियो में आप हमारा जा करके बेलन देख सकते हैं, शंकु देख सकते हैं, गोला भी देख सकते हैं। सबका फार्मूला बताया गया है और सबका फिगर बताया गया है, केवल छिन्नक आपको नहीं बताया गया है। तो छिन्नक को आज हम यहाँ पर बता दे रहे हैं और छिन्नक का सूत्र पूछ करके आपसे बहुविकल्पी एक पूछ लिया जाता है। तो छिन्नक आता कहाँ से है, ध्यान दीजिए, छिन्नक आता है शंकु से। ध्यान दीजिएगा, ये शंकु का निचला हिस्सा है, आधार है। जब हम शंकु को उसके जो है शीर्ष को काट कर हटा दें, मान लीजिए हम इस शंकु को इतने पर से काट करके हटा दिए, जब हम इतने पर काट करके हटा देंगे ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, इसी को हम छिन्नक कहते हैं। जैसे बाल्टी का चूल्हा हटा दो तो किसका काम करेगा, छिन्नक का काम करता है। किसका काम करता है भैया, छिन्नक का। तो देखो एक वृत्त यहाँ पे बना जिसकी त्रिज्या छोटी और बड़ी है। ध्यान दीजिए, एक वृत्त यहाँ पे बन रहा है जिसकी त्रिज्या कुछ है और एक वृत्त यहाँ पर बन रहा है। तो मान लेते हैं अगर इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है, 2 वृत्त बने हैं। इसका पूरा ऊपर का कैप नहीं होता, शंकु से बस वही कट जाता है। तो ध्यान दीजिए, तो शंकु में क्या होता था, शंकु में ऊंचाई होती थी, तिरछी ऊंचाई होती थी। तो वही बेस है, ये वाला लंबवत ऊंचाई जो होगा ये H होगा, ये R1 और R2 होगा, और जो तिरछी ऊंचाई होगा ये क्या होगा भैया, यल होगा। तो ध्यान दीजिए,
जब इसका वक्र पृष्ठ पूछा जाता है तो वक्र पृष्ठ वाला ये हिस्सा है, सबका हमने फार्मूला पहले से ही लिख रखा है, ध्यान दीजिए, सबका फार्मूला पहले से ही लिख रखा है। सब कहां से आता है भैया? यहीं से आता है। यही शंकु का छिन्नक है, या केवल छिन्नक कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितनी त्रिज्याएं हो जाएंगी? 2 त्रिज्याएं होंगी। लंबवत ऊंचाई 1 होगा, इस तरफ का यल और इस तरफ का यल, ये दोनों आपस में क्या होता है भैया? बराबर होता है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच, कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ध्यान दीजिएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन यही आयतन है, यही आयतन है, यही फार्मूला है, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच, और ब्रैकेट में लगा दो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसके बाद आता है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला भाग। तो ध्यान दीजिए, शंकु का जो हमने वक्र पृष्ठ पढ़ रखा था तो उसमें होता था पाई आर यल। क्या होता था? पाई आर यल होता था। तो उसमें केवल एक त्रिज्या होती थी, इसलिए पाई आर केवल रहा। लेकिन इसमें 2 त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पे शंकु का छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई यल कोष्टक में R1 प्लस R2 कर लो, या अगर उसके जैसा याद करना है पाई आर यल तो केवल पाई लिख लो, आर के स्थान पे आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा और फिर यल आ जाएगा। चाहे जैसे आप याद कर लो, उसी के हिसाब से याद करेंगे। तो आर के स्थान पे R1 प्लस R2 लिखना है। ये था आपका वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ आ गया। तो संपूर्ण पृष्ठ में देखो, एक बार R1 प्लस R2 लिखा गया, एक बार R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर लिखा गया है। इसमें पाई और यल का इंटू है, जबकि इसमें केवल पाई का इंटू है। तो ध्यान दीजिए, ये हुआ आपका शंकु, शंकु के छिन्नक का पूरा फार्मूला। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये छिन्नक पिछले कुछ जो है वर्षों में जो है शामिल किया गया। इसके बहुत पहले छिन्नक आपके सिलेबस में नहीं था। तो आपको ये बड़े आसानी से याद हो जाना चाहिए। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच, कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 कोष्टक बंद। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई यल कोष्टक में R1 प्लस R2, और फिर आता है आपके शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा आपका पाई यल इंटू कोष्टक में जो है R1 प्लस R2, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो यहां पर जो आपको बताया गया, ये जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको छाट कर दिया है। यहां से आपको जो है निश्चित रूप से कुछ अंक प्राप्त हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, सब क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बताए गए हैं।